जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टीचर्स मंत्रा के यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है सुशांत ठाकुर। सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के आज के सेशन में जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, ब्लैक बोर्ड पे आप देख रहे होंगे, जिसका नाम है इंटेलिजेंस अर्थात बुद्धि। बुद्धि क्या है, इसके क्या उपयोग है या इसके क्या सिद्धांत है। ओवरऑल इस थ्योरी में हम इंटेलिजेंस की बात करेंगे, मेंटल एज की कॉन्सेप्ट की बात करेंगे, आईक्यू की बात करेंगे, आईक्यू टेबल की बात करेंगे। ओवरऑल इंटेलिजेंस थ्योरी से जुड़ी हुई हर एक चीज को डिस्कस करेंगे, लेकिन एक प्रॉपर जो है एक सीक्वेंस में चलेंगे, धीरे धीरे चलेंगे और बेहतर समझेंगे। आपका ये टॉपिक इंटेलिजेंस का सीटेट, रीट, केबीएस, यूपी टेट एंड इंडिया के किसी भी टीचिंग एग्जाम में आपके लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर को आप किसी भी टीचिंग एग्जाम के लिए प्रॉपरली आप स्किप नहीं कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं और जानते हैं। सबसे पहले, जैसे कि नाम से लग रहा होगा, इंटेलिजेंस, इसको बुद्धि बोलते हैं। बुद्धि आपने जनरल बहुत सुना ही होगा, आसपास आप जहाँ भी रहते हैं, कि बुद्धि की ऐसे सर्वमान्य कोई एक अपनी जो है वो परिभाषा या डेफिनेशन नहीं है। अलग अलग लोग जो है, यहाँ लोग का मतलब कि अलग अलग जो साइकोलॉजिस्ट है, जिन्होंने इस पे काम किया है या रिसर्च किया है, उनका अलग अलग थेसिस है या अलग अलग थ्योरी है या अलग अलग डेफिनेशन है। एक व्यक्ति है, सबसे पहले विलियम स्टर्न, एक व्यक्ति है विलियम स्टर्न। इनका मानना है कि इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू एडजस्ट विथ न्यू सर्कमस्टांसेस। मतलब है कि विलियम स्टर्न साहब कहते हैं कि बुद्धि जो है वो नई परिस्थितियों में समायोजन करने की क्षमता है। ऐसे जो ओवरऑल जो एक कंक्लूजन है, इन लोगों के डेफिनेशन पे हम चलेंगे। पहले ओवरऑल कंक्लूजन की बात कर लेते हैं। तो इंटेलिजेंस का जो ओवरऑल कंक्लूजन है, ये वह यही ड्रॉ होके आया है कि इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू रीजनिंग, मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग एंड एडजस्टमेंट टुवर्ड्स एनवायरनमेंट। अर्थात सोचने की क्षमता, तर्क करने की क्षमता, याद रखने की क्षमता, समझने की क्षमता, या आपको अमूर्त चीजों के बारे में एनालिसिस करना या अमूर्त चीजों को सॉल्व करने की क्षमता जो है, कुल मिलाकर जो मेंटल एबिलिटी है, वही आपकी बुद्धि है। इस ओवरऑल जो ये एक सर्वमान्य डेफिनेशन निकल के आया है, जो ओवरऑल है कि आपकी जो मेंटल एबिलिटी है, जिससे आप तर्क कर पाते हैं, किसी चीज को आप देख पाते हैं, एनालिसिस कर पाते हैं, किसी चीज को आप अंडरस्टैंड कर पाते हैं अर्थात समझ पाते हैं, वो ओवरऑल जो ये सभी प्रक्रियाएं हैं, इसका अर्थ है कि ये बुद्धि के अंतर्गत आती है। लेकिन अलग अलग लोगों ने, अलग अलग साइकोलॉजिस्ट ने अपना अपना कुछ एक मत दिया है या स्टेटमेंट दिया है, उसके ऊपर थोड़ा सा बात कर लेते हैं। एक व्यक्ति है विलियम स्टर्न, इनके बारे में आप जानेंगे कि इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू एडजस्ट विद न्यू सर्कमस्टांसेस। इनका मत है या इनका मानना है कि नई परिस्थितियों में या नए एनवायरनमेंट में अपने आप को समायोजन कर पाना या अपने आप को स्थापित कर पाना, उस एनवायरनमेंट के साथ समायोजित हो पाना ही बुद्धि है। एक व्यक्ति है अल्फ्रेड बिने। अब हम बाद में इन सब लोगों के बारे में बेहतर डिस्कशन करेंगे, ये क्या है, क्या इन्होंने काम किया है इन्होंने। पहले इनकी डेफिनेशन की बात करते हैं। तो इनका मानना है कि जो बुद्धि है, इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू रीजनिंग, डिसीजन एंड सेल्फ एनालिसिस। यानी जो अल्फ्रेड बिने है, इनका मानना है कि बुद्धि जो है एक प्रकार की क्षमता है जिसकी तर्क करने की, निर्णय करने की तथा सेल्फ एनालिसिस की। यानी इसको बोलते हैं कि आप आत्म आलोचना कर सकते हैं या आत्म आलोचन कर सकते हैं, यानी खुद के बारे में आप जजमेंट करते हैं, खुद के बारे में आप एनालिसिस करते हैं, ओवरऑल अपने अंडरस्टैंडिंग की, अपने एबिलिटी की, अपने वीकनेस की, अपने स्ट्रेंथ की, यानी अपने बारे में जो है वो खुद दुनिया के बारे में एक रीजन कर पाना, किसी भी सिचुएशन में एक अच्छा निर्णय ले पाना तथा सेल्फ के बारे में, खुद के बारे में एनालिसिस कर पाना ही बुद्धि है, अकॉर्डिंग टू अल्फ्रेड बिने। एक व्यक्ति है वुडवर्ड। इनका मानना है कि इंटेलिजेंस इज अ मेथड ऑफ फंक्शनिंग। इंटेलिजेंस इज अ मेथड ऑफ फंक्शनिंग, यानी बुद्धि जो है वो कार्य करने की एक विधि है। ऐसा मानना है वुडवर्ड का कि आप जो कार्य करते हैं, अलग अलग लोगों की, इनका मानना है कि जिसकी जितनी बुद्धि है या जो जितना बुद्धिमान है, उसके कार्य में जो है एक प्रकार का जो बेहतर कार्य है या कार्य करने की जो शैली है, उसमें बुद्धिमान अलग अलग लोग जिस भी तरह की एबिलिटी रखते हैं, उनके कार्य में जो डिफरेंट होता है वो इंटेलिजेंस की वजह से, यानी बुद्धि की वजह से होता है। ऐसा मानना है वुडवर्ड का। इंटेलिजेंस इज अ मेथड ऑफ फंक्शनिंग, यानी बुद्धि जो है वो कार्य करने की एक विधि है। ये ओवरऑल डेफिनेशन, ऐसे तमाम डेफिनेशन है जो तमाम लोगों ने इंटेलिजेंस के ऊपर दिया है, लेकिन उन सारी डेफिनेशन को जानना हमारे लिए यहाँ महत्वपूर्ण नहीं है। अगर इतना आप सब कुछ जानते हैं, इतना इन 3 लोगों का या 4 लोगों का अगर आप ओवरऑल एक
जो इनका दिया हुआ डेफिनेशन है इनको आप जानते हैं, तो ये बहुत है। ओवरऑल जो कंक्लूजन है वो ये है कि इंटेलिजेंस जो है, इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग, यानी मेंटल एबिलिटी जिसमें आप बेहतर तर्क कर पाए, आप किसी सिचुएशन में बेहतर निर्णय ले पाए, आप चीज़ों को समझ पाए, एनालिसिस कर पाए, वही आपकी होती है। अब चलते हैं थोड़ा डेफिनेशन के अलावा इस पर बात कर लेते हैं, इसके इटामोलॉजी पे, यानी इसका शाब्दिक अर्थ, यानी इसका क्या उत्पत्ति है, कहाँ से उत्पत्ति हुई है। तो इंटेलिजेंस जो है एक लैटिन वर्ड है, एक लैटिन वर्ड है इंटेलिजिया, इंटेलिजिया या इंटेलिजेंसिया। जिसका अर्थ होता है टू अंडरस्टैंड। ये इंटेलिजेंस जो है इसकी उत्पत्ति है या जो इटामोलॉजी है, जो शाब्दिक अर्थ है, वह एक लैटिन वर्ड से हुआ है जो है इंटेलिजिया या इंटेलिजेंसिया, जिसका अर्थ होता है इस लैटिन वर्ड में टू अंडरस्टैंड, मतलब समझना। तो बुद्धि जो है एक प्रकार की समझ है इसके शाब्दिक अर्थ के अनुसार, लेकिन ओवरऑल जो है यह समझने की क्षमता है, तर्क करने की क्षमता है, याद रखने की क्षमता है, या आपको एनालिसिस करने की क्षमता है। ये तमाम तरीके की चीजें हो सकती है, जितने भी आपकी जो मेंटल फंक्शनिंग है वो सब इसमें शामिल है। लेकिन जो लैटिन वर्ड से ये जो बना है या इसका जो इटामोलॉजी है वो लैटिन वर्ड इंटेलिजिया या इंटेलिजेंसिया से बना है, जिसका अर्थ होता है टू अंडरस्टैंड। अब चलते हैं, अब बात कर लेते हैं कि इंटेलिजेंस के ऊपर सबसे पहले काम करने वाले जो व्यक्ति थे, यानी ये जो इंटेलिजेंस आया, इस पे क्या फंक्शन है, इसका क्या कार्य है। तो सबसे पहले जो काम करने वाले इस पे व्यक्ति थे, एक व्यक्ति है सर फ्रांसिस गाल्टन। सर फ्रांसिस गाल्टन सबसे पहले बुद्धि पे यानी इंटेलिजेंस पे काम करने वाले व्यक्ति हैं सर फ्रांसिस गाल्टन। ये शायद एक ब्रिटिश साइकोलॉजिस्ट थे, एक ब्रिटिश साइकोलॉजिस्ट थे। ये आपके जो ह्यूमन माइंड है उनके इन्वेस्टिगेटर भी हैं, यानी उसके ऊपर भी उन्होंने रिसर्च किया है। लेकिन सबसे पहले इंटेलिजेंस पे का, इंटेलिजेंस टेस्ट नहीं, इंटेलिजेंस बुद्धि पे काम करने वाले सबसे जो पहले व्यक्ति है वो सर फ्रांसिस गाल्टन है। इनको फादर ऑफ यूजेनिक्स भी कहा जाता है, फादर ऑफ यूजेनिक्स। ये टर्म आप एटीटी याद रखेंगे क्योंकि आपके पेपर में ऐसा ही आया हुआ है। गाल्टन को, सर फ्रांसिस गाल्टन को फादर ऑफ यूजेनिक्स भी कहा जाता है। यूजेनिक्स का मतलब है कि ये चाहते हैं कि जो डिजायरेबल ट्रेड है या जो लोग जिस क्षेत्र में पहले से आगे हैं उनको ओवरऑल आगे लाया जाए या प्रमोट किया जाए। एक तरीके से ये जो है हेरिडिटी को बहुत इंपॉर्टेंट देते हैं। इनका एक बुक भी है हेरिडिटरी जीनियस, हेरिडिटरी जीनियस करके इनका एक बुक भी है जिसका आप नाम याद रखेंगे, हो सकता है पूछ भी दे। सर फ्रांसिस गाल्टन का एक बुक है हेरिडिटरी जीनियस, जिनके माध्यम से इन्होंने ओवरऑल जो हेरिडिटी है, जो अनुवांशिकता है, वो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में क्या ट्रांसफर, कैसे ट्रांसफर होती है और क्या रोल, क्या कंट्रीब्यूशन उसका होता है, उन सभी का ओवरऑल डिस्कशन इन्होंने हेरिडिटरी जीनियस बुक के माध्यम से किया है। लेकिन जानने वाली ये बात है कि सर फ्रांसिस गाल्टन बुद्धि के सबसे पहले काज करने वाले व्यक्ति हैं। फादर ऑफ यूजेनिक्स कहा जाता है इनको, और हेरिडिटरी जीनियस नाम का एक बुक है जिसमें इन्होंने उसके माध्यम से हेरिडिटी या अनुवांशिकता को ज्यादा महत्व दिया है बच्चे के ओवरऑल डेवलपमेंट में या इंटेलिजेंस। अब बात कर लेते हैं इंटेलिजेंस टेस्ट की। तो सबसे पहले जो इंटेलिजेंस टेस्ट है या बुद्धि परीक्षण है वो 1904 या 5 में एक व्यक्ति है अल्फ्रेड बिने। अल्फ्रेड बिने ये फ्रेंच के साइकोलॉजिस्ट हैं, ये फ्रेंच साइकोलॉजिस्ट हैं, यानी फ्रांस देश के हैं, फ्रेंच साइकोलॉजिस्ट हैं। इनके ऊपर थोड़ा सा बात कर लेते हैं। 1904 में जो फ्रांस की जो गवर्नमेंट है या फ्रांस की जो सरकार है उसका रिकमेंडेशन था कि इस देश में रहने वाले जो लोग हैं वो किस स्तर की बुद्धि या इंटेलिजेंस रखते हैं या उनकी एबिलिटी किस एक पार्टिकुलर फील्ड में है जहां वो बेहतर कर सकते हैं, इसका एक ओवरऑल कंक्लूजन ड्रॉ करना चाहती थी। उनके रिकमेंडेशन पे, जो फ्रेंच गवर्नमेंट है उसके रिकमेंडेशन पे, अल्फ्रेड बिने ने, एक व्यक्ति थे इनके एसोसिएट या कलीग आप कह सकते हैं, उनके साथ में काम किया है थियोडोर साइमन।
थियोडोर साइमन, इन दोनों ने मिलकर 1904 में यानी 1904 में पहला इंटेलिजेंस टेस्ट जो है वो किया था। इसके बेसिस पे उन्होंने ये पता लगाने की कोशिश की थी कि उस पर्टिकुलर जो फ्रांस है उस देश में किस एबिलिटी की, किस मेंटल एबिलिटी की लोग हैं तथा उनको किस प्रॉपर फील्ड में ट्रेन किया जाए या उनकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग ट्रेन किया जाए ताकि वो अपने करियर को बेहतर परस्यू कर सके या करियर की ओवरऑल डेवलपमेंट को कर सके। इसलिए 1904 में पहला जो इंटेलिजेंस टेस्ट है आप याद रखेंगे 1904 में हुआ था। साइमन, थियोडोर साइमन इनके एसोसिएट थे यानी अल्फ्रेड बिने और थियोडोर साइमन के द्वारा पहला इंटेलिजेंस टेस्ट किया गया था 1904 में 1904 में। इसी से एक टर्म निकल के आया 1908 में इन्होंने जब थोड़ा सा इनको मेंटल एज का एक कॉन्सेप्ट दिया है 1908 में कॉन्सेप्ट किया है इन्होंने मेंटल एज। आगे इन सबका यूज है लेकिन हम पहले इसको समझ लेते हैं ताकि ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग मिले सबका आपको या हमको मदद करेगी। मेंटल एज का मतलब है मानसिक आयु, ये एक प्रकार की मानसिक आयु है। मानसिक आयु का क्या मतलब कि आपका क्रोनोलॉजिकल एज या वास्तविक आयु जो अभी आप हैं इन टर्म्स ऑफ ईयर वो मैटर इसमें नहीं करता है, मैटर करता है कि आपका जो ब्रेन है या ह्यूमन माइंड है प्रेजेंट में वो किस लेवल पे वर्क करता है। यानी आप 10 साल के हैं रियल में लेकिन अगर आपका ब्रेन का फंक्शन जो है माइंड का जो कर सकती है, तस्वीर कर सकती है, काम करता है, तस्वीर कर सकती है, तस्वीर कर सकती है। अगर आप सभी बच्चों की जो है प्रॉब्लम को लाइफ प्रॉब्लम हो क्वेश्चन हो उसको डील कर पाते हैं। इससे मतलब है कि आपका जो मेंटल एज या मानसिक आयु है वो 15 वर्ष है। तो मेंटल एज का मतलब है कि आपका जो ब्रेन है अभी प्रेजेंट में किस लेवल पे परफॉर्म कर पाता है या काम कर पाता है। इसका कॉन्सेप्ट इन्होंने 1908 में दिया था। इस बेसिस पे इन्होंने इनकी जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि ओवरऑल जब कंक्लूजन ड्रॉ करना था कि लोग किस एबिलिटी की या किस तरीके की एबिलिटी रखते हैं या लोगों की जो इंटेलिजेंस है वो किस स्तर की है, इसके लिए मेंटल एज की जरूरत पड़ी कि लोग जो अभी वर्तमान में हैं और उनकी जो मेंटल फंक्शनिंग है वो किस लेवल की है। इसके माध्यम से आप मेंटल एज के माध्यम से जान सकते हैं। जैसे एक बच्चा 10 साल का है लेकिन वो 15 साल के बच्चों की तरह प्रॉब्लम को डील कर पाता है या 15 वर्ष के बच्चों के सिलेबस को या क्वेश्चन को सॉल्व कर पाता है। इसका मतलब कि ये तो क्रोनोलॉजिकल एज वास्तविक आयु है लेकिन जो मेंटल एज है वो उसका 15 वर्ष हो जाएगा। तो मेंटल एज का मतलब है एक साफ शब्द में कि आपका ब्रेन अभी रिसेंट में या प्रेजेंट में कितने लेवल पे या किस उम्र के लेवल पे काम करता है। इसी मेंटल एज के कंसेप्ट को बाद में आईक्यू के फॉर्मूले में भी यूज किया गया है जिसमें हम बात करेंगे। 1908 में मेंटल एज का कंसेप्ट आया था जिसको दिया था एक बार फिर देख लेते हैं अल्फ्रेड बिने। अल्फ्रेड बिने ने मानसिक आयु या मेंटल एज का कंसेप्ट 1908 में दिया था। उसके बाद एक व्यक्ति आए बुद्धि पे कि अब बुद्धि को ओवरऑल कैसे जज किया जाए या कैसे पता लगाया जाए कि जो बाकी जो लोग हैं वो किस तरह की आईक्यू रखते हैं या कितना वो एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न है, इंटेलिजेंस में किस प्रकार भिन्न है। इसके लिए एक व्यक्ति थे विलियम स्टर, एक व्यक्ति थे विलियम स्टर। उन्नीस 1912 में सबसे पहले इन्होंने आईक्यू का कॉन्सेप्ट दिया था। आईक्यू का कॉन्सेप्ट जो है संप्रत्यय या अवधारणा आप बोल सकते हैं, यानी सबसे पहले कॉन्सेप्ट आईक्यू के टर्म को या अवधारणा को या संप्रत्यय को विकसित करने वाला व्यक्ति था विलियम स्टर 1912 में। इन्होंने मेंटल एज जो पहले 1908 में आ गया था उसके बेसिस पे आईक्यू का एक फॉर्मूला जो था वो MA/CO बनाया था लेकिन ये पूरा अभी नहीं था। इन्होंने आईक्यू का मतलब होता है इंटेलिजेंस क्वोशिएंट, मतलब है कि आपका जो ब्रेन है वो किस लेवल पे फंक्शन करता है या ओवरऑल जो आप अभी प्रेजेंट में हैं या जो योग्यता रखते हैं वो बाकी लोग जो है वो इन लोगों से किस प्रकार डिफरेंट है या एक प्रकार से आपका जो मेंटल फंक्शनिंग है वो किस एज का है। इसका ओवरऑल आइडिया ड्रॉ करने के लिए आईक्यू का प्रयोग किया जाता है। इस आईक्यू कॉन्सेप्ट को सबसे पहले दिया हुआ था विलियम स्टर ने 1912 में, जिसमें MA/CO दिया हुआ था लेकिन ये अधूरा था। इससे आप आईक्यू निकाल सकते हैं किसी व्यक्ति की। MA का यहाँ मतलब है मेंटल एज और CA का मतलब है क्रोनोलॉजिकल एज। जब हम फाइनल फॉर्मूला जानेंगे तो समझेंगे कि इन दोनों का क्या
रोल है या क्या बात करता है। एक व्यक्ति 1912 के बाद एक व्यक्ति आए लुईस टर्मन। एक व्यक्ति आए लुईस टर्मन। इस लुईस टर्मन ने 1916 में जो आईक्यू का फॉर्मूला जो था, जो आईक्यू का कॉन्सेप्ट जो विलियम स्टर्न ने दिया हुआ था और थोड़ा सा उसमें जो काम अधूरा था, इस काम को या आईक्यू के फॉर्मूले को रिवाइज किया या पूर्ण रूप दिया। अब आईक्यू का जो फॉर्मूला निकल के आया हमारा, वो आया MA/CA × 100। ये आईक्यू का अभी जो रिसेंट में यूज होता है फॉर्मूला, इसको देने वाले हैं लुईस टर्मन 1916 में। ये टर्म आप एट याद रखेंगे। IQ बराबर MA/CA × 100। MA का क्या मतलब? MA का मतलब है मेंटल एज। यानी आपका उम्र क्या है ये मैटर नहीं करता है। मैटर ये करता है कि आपका जो ब्रेन है या माइंड है अभी किस लेवल पे वर्क करता है, या किस लेवल के या किस उम्र के लोगों की चीजों को, प्रॉब्लम को, क्वेश्चन को डील कर पाता है। क्रोनोलॉजिकल एज है मतलब ये वास्तविक आयु है। वास्तविक आयु की मतलब ये है कि आपका जन्म के बाद से धरती पे आपको आए हुए या आपको जन्म लिए टोटल जितना जो समय हुआ है रियल टाइम, वही आपका CA है, यानी क्रोनोलॉजिकल एज है। इसको क्रोनोलॉजिकल एज बोलते हैं। क्रोनोलॉजिकल एज मतलब है वास्तविक आयु। जो आयु आपकी है वो आपकी CA है, यानी क्रोनोलॉजिकल एज है। और मेंटल एज का मतलब कि जो भी उम्र हो, लेकिन आपका जो दिमाग का जो फंक्शन है, ब्रेन का जो फंक्शन है, वो जिस लेवल पे होगा। जैसे आपकी उम्र 10 वर्ष है, लेकिन आप अगर 15 वर्ष के बच्चों की आप प्रॉब्लम हो, चाहे वो लाइफ प्रॉब्लम हो, चाहे कोई क्वेश्चन हो, अगर उसको आप डील कर पाते हैं, इसका मतलब है अगर उसकी उम्र के जैसे आप अंडरस्टैंडिंग रखते हैं, तो आपकी जो मेंटल एज है वो 15 वर्ष हो जाएगी। इसी आईक्यू के फॉर्मूले को फाइनल रिवाइज करके लुईस टर्मन ने 1916 ईस्वी में दिया था। जो आईक्यू का जो फॉर्मूला MA/CA × 100, आप इसको एट याद रखेंगे। क्वेश्चन आपको आईक्यू से पूछ सकता है, टर्म से पूछ सकता है। इसमें 3 चीज ध्यान रखने वाली है। पहला, इंटेलिजेंस पे काम करने वाले जो व्यक्ति थे वो सर फ्रांसिस गाल्टन थे। इंटेलिजेंस टेस्ट का जो सबसे पहले काम करने वाले व्यक्ति थे या फादर ऑफ इंटेलिजेंस टेस्टिंग जो है वो अल्फ्रेड बिने को कहा जाता है। उन्होंने अपने एसोसिएट या कलीग एक थियोडोर साइमन के साथ मिलकर 1904 और 5 में फ्रांस गवर्नमेंट के रिकमेंडेशन पे इंटेलिजेंस टेस्ट किया था। और उसी दौरान 1908 में उन्होंने मेंटल एज का जो कॉन्सेप्ट है, जो मेंटल एज का जो कॉन्सेप्ट है वो 1908 में दिया हुआ था। किसने? अल्फ्रेड बिने ने। 1912 में फिर एक व्यक्ति है विलियम स्टर्न, जिन्होंने आईक्यू का फॉर्मूला दिया। आईक्यू का मतलब है इंटेलिजेंस कोशेंट। इंटेलिजेंस कोशेंट यानी बुद्धि लब्धि इसको बोलते हैं शायद हिंदी में। यानी आपका जो ब्रेन है या माइंड है वो किस तरीके की फंक्शन करता है, या किस उम्र की या ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग, रीजनिंग या जितनी भी बुद्धि की जो क्राइटेरिया है उसको किस तरीके से फुलफिल करता है, इसकी बात करता है आईक्यू। तो इसमें 1908 में मेंटल एज का कॉन्सेप्ट दिया। 1912 में आईक्यू को टर्म करने की, क्वाइंट करने की अगर बात आए तो विलियम स्टर्न, और फाइनल जो फॉर्मूला है MA/CA × 100 को देने की बात आए तो लुईस टर्मन जो 1916 ईस्वी में इन्होंने दिया था। इस कहानी के साथ इतना कुछ क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं, एक NPC होता है, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व। NPC आपने सुना होगा शायद इसका नाम पहले, अगर नहीं सुना होगा तो सुन लेंगे। नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व। इसका मतलब है कि एक टाइमलाइन है या एक प्रकार की, मान लीजिए 1 लाख लोगों पे रिसर्च किया गया या इंटेलिजेंस टेस्ट किया गया आईक्यू के बेसिस पे कि जो ब्रेन है वो किस लेवल पे काम करता है। तो आईक्यू टेबल हम जब पढ़ेंगे तो इसको बेहतर समझेंगे। तो पाया गया कि लगभग जो 68% जो लोग हैं पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में वो एवरेज आईक्यू रखते हैं। एवरेज आईक्यू है आपका 91 से लेके 109। ये जो आईक्यू है ये 68% लोग आपके जो हैं वो एवरेज आईक्यू वाले हैं, यानी 91 से लेके 109 आईक्यू वाले हैं। 2% जो लोग हैं वो सुपीरियर या गिफ्टेड हैं, सुपीरियर या गिफ्टेडनेस में है।
जिनका आईक्यू अगर दुनिया के कॉन्सेप्ट में बोले तो 140 प्लस, अगर इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बोले तो 120 प्लस वाले को भी गिफ्टेड मान लिया जाता है। और 2% जो लोग हैं वही आपके मेंटली रिटार्डेड में भी हैं। मेंटली रिटार्डेड का मतलब है कि आप इन लोगों को प्रॉपर ट्रेनिंग के माध्यम से भी आप इसको शिक्षित नहीं कर सकते या चीजों को आप प्रॉपर सिखा नहीं सकते हैं। ये लोग मेंटल जो लेवल है उस पर काम करने के एबल नहीं होते हैं, मेंटली रिटार्डेड जो लोग हैं। तो 68% जो लोग हैं पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में वो आपकी एवरेज आईक्यू वाले हैं, 91 से 109 के बीच में है। 2% जो लोग हैं वो सुपीरियर है या गिफ्टेड है, जिनका आईक्यू 140 प्लस है, या इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो 120 प्लस वाले को भी गिफ्टेडनेस में काउंट कर लिया जाता है। और 2% लोग हैं जो मेंटली रिटार्डेड हैं या इडियट के सेंस में है, जिनका आईक्यू जो है वो 0 से 24 के बीच में है। यानी एनपीसी के माध्यम से एक कर्व दिया गया, 1 लाख लोगों पे आप मान लीजिए कि एक रिसर्च किया गया, इंटेलिजेंस टेस्ट किया गया और उसके माध्यम से एक कंक्लूजन ड्रॉ किया गया कि ओवरऑल वर्ल्ड में जो रहने वाले लोग हैं उनका आईक्यू जो है किस लेवल पे है या किस तरीके की है। तो उसका ओवरऑल कंक्लूजन यही है कि 68% जो लोग हैं वो एवरेज आईक्यू वाले हैं, 2% जो लोग हैं वो सुपीरियर या गिफ्टेडनेस में है, और 2% ही लोग हैं जो मेंटली रिटार्डेड या इडियट वाले, जिनको आप ट्रेन करके भी या ट्रेनिंग देकर भी आप चीजों को नहीं सिखा सकते, वो मेंटल एबिलिटी उनमें नहीं। ये तो एक बात हुई। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं आईक्यू टेबल की। आईक्यू टेबल की जिस टेबल पे हम लोग एनपीसी समझ रहे हैं तो आईक्यू टेबल को हम लोग समझ लेते हैं। ये आईक्यू टेबल क्या है तो आपको जानने के लिए इसमें बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन उतना ओवरऑल आपको जानना नहीं है। जो काम की चीजें हैं वही हम लोग करेंगे क्योंकि एग्जामिनेशन में टाइम भी कम है। इसके बाद जब हम मास्टर क्लास करेंगे 2023 सीटेट की तैयारी के लिए, जब हम मास्टर क्लास शुरू करेंगे उसमें आप एक डिटेल इन्फॉर्मेशन को हम लोग बेहतर एक्सप्लेनेशन करेंगे। अभी जो काम की चीजें हैं वही करते हैं। तो सबसे पहले है 140 प्लस, ये जो है सुपीरियर है, सुपीरियर या आप इसको गिफ्टेड बोल सकते हैं। ये गिफ्टेड चाइल्ड है या सुपीरियर है, जिसका आईक्यू जो है यानी इंटेलिजेंस क्वोशिएंट बुद्धि लब्धि जो है वो 140 से ज्यादा हो। 120 वाले जो हैं 120 या 120 प्लस। लेकिन अगर इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बात करें, अगर इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो 120 प्लस वालों को भी प्रतिभाशाली, गिफ्टेड या सुपीरियर मान लिया जाता है। 120 प्लस है लेकिन ओवरऑल हम बात करते हैं तो 140 वाले को सुपीरियर या गिफ्टेड चाइल्ड की कैटेगरी में रखा जाता है। 120 वालों को ये वेरी सुपीरियर है और ये सुपीरियर, इसको सुपीरियर की कैटेगरी में रखा जाता है। सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला जो है वो 70 से लेके और 79 के बीच में जो है ये बॉर्डर लाइन है आपका। ये आपका थोड़ा सा मिटा देते हैं। ये आपका बॉर्डर लाइन है 80 से लेकर के और 89 तक। यानी इस कैटेगरी में जो आते हैं 80 से 89 तक ये बिलो एवरेज है। यानी इनको आप कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में ट्रेन करके आप थोड़ा बहुत इनको सिखा सकते हैं, जो थोड़ा सा जो एवरेज है। लेकिन हमारा जो एवरेज आईक्यू है वो है 91 से लेके 109 तक। ये आपका एवरेज आईक्यू है, जिसमें अभी टोटल और वर्ल्ड के 68% या 68% जो लोग हैं वो इसी कैटेगरी में या इसी आईक्यू वाले हैं, 91 से लेकर 109। और ये है, ये बिलो एवरेज है, ये बिलो एवरेज है, एवरेज से थोड़ा सा नीचे है ये। और ये एवरेज आईक्यू है ऑल ओवर वर्ल्ड की, जिसमें 68% लोग जो है वो बिलोंग करते हैं। आपका जो बॉर्डर लाइन है, एक क्वेश्चन आता है बॉर्डर लाइन से, तो आपका जो बॉर्डर लाइन है वो है 70 से 79, यानी 70 to 79 ये बॉर्डर लाइन है। यानी अगर इसके नीचे आईक्यू हुई, ये बॉर्डर लाइन है, इसके नीचे वाले आईक्यू को ट्रेन कर पाना या किसी चीज के एबल बना पाना या मेंटल फंक्शनिंग करा पाना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। ये बॉर्डर लाइन है, अगर इसके नीचे आईक्यू है तो वो लोग जो है प्रॉपर ट्रेनिंग के बाद भी बहुत एबल
या बड़ा डिफिकल्ट वर्क जो है या मेंटल फंक्शनिंग जो है उनकी बेहतर नहीं हो पाती है। इस आईक्यू वाले जो लोग हैं वो टोटल मिला जुला के कुछ काम करने लायक हो जाते हैं। तो आपको याद रखना है 140 ये बॉर्डर लाइन, ये आपका एवरेज आईक्यू 91 से 109, ये और एक रखता है 0 से 24 जिसको मेंटली रिटार्डेड, आप इसको मेंटली रिटार्डेड या इडियट की श्रेणी में रख सकते हैं, जिसको आप प्रॉपर ट्रेन करके भी आप उसको मेंटल फंक्शनिंग नहीं करा सकते हैं। ये एक थोड़ा सा ओवरऑल कंक्लूजन है आपके आईक्यू टेबल का। लास्ट में एक चीज है इंटेलिजेंस, जो प्रॉपर बुद्धि के बारे में जो चर्चाएं हैं उसका लास्ट आप पॉइंट बोल सकते हैं। इसके बाद कल के सेशन में हम लोग इंटेलिजेंस की कुछ थ्योरी करेंगे, जैसे 1 फैक्टर थ्योरी, 2 फैक्टर थ्योरी, 3 फैक्टर ट्रायर्किक थ्योरी। हार्वर्ड गार्डनर है एक व्यक्ति जिनकी मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी है, जिसमें उन्होंने 8 प्रकार की बुद्धि की बात की है। तो जब हम थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस करेंगे तो उसमें बात करेंगे इंटेलिजेंस के चैप्टर का ये लास्ट पॉइंट है। एक आपके व्यक्ति हैं रेंजोली, एक व्यक्ति है रेंजोली जो गिफ्टेडनेस की बात करते हैं, यानी जो बात करते हैं गिफ्टेडनेस की, यानी जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं उनमें किस प्रकार की या क्या क्या योग्यताएं हो सकती है या होनी चाहिए। तो इसका एक शॉर्ट निमोनिक मैंने बनाया है, एसीसी से आप याद रख सकते हैं, जो एसीसी सीमेंट है उससे आप याद रख सकते हैं। इसका मतलब है कि ये बात करते हैं कि ये 3 क्वालिटी जिस बच्चे में एक साथ होगी या एक बच्चे में ये तीनों गुण जिसमें विद्यमान होगा वही जो है वो गिफ्टेडनेस की श्रेणी में आएगा। इसमें है क्या, हाई एबिलिटी है, पहला जो ए से है वो है हाई एबिलिटी, फिर सी से है हाई कॉम्पिटेंसी है या हाई क्रिएटिविटी, आप इसको बोल सकते हैं। ये है हाई कॉम्पिटेंसी, हाई कॉम्पिटेंसी। अगर छोटा छोटा ये दिख रहा हो तो थोड़ा सा बड़ा लिखिए। एक व्यक्ति है जिनका मानना है कि जो गिफ्टेड बच्चे हैं या जो प्रतिभाशाली जो बच्चे हैं उन पे क्या विशेषताएं होनी चाहिए, तो उसमें उन्होंने 3 विशेषताएं या 3 मुख्य गुण की बात की है जो एक बच्चे में होनी चाहिए, जिसको आप एसीसी एक निमोनिक है जिससे आप याद रख सकते हैं। इसका मतलब है कि उसमें हाई एबिलिटी हो यानी उच्च योग्यता हो, हाई क्रिएटिविटी हो, हाई क्रिएटिविटी हो और हाई कैपिटेंसी होनी चाहिए और हाई कॉम्पिटेंसी होने। कॉम्पिटेंसी का मतलब है कि कार्य निर्वाह क्षमता, मतलब उसमें कार्य करने की जो क्षमता है या किसी काम को एग्जीक्यूट करने की क्षमता है वो उसमें बेहतर है। तो रेंजोली एक व्यक्ति है, बात करते हैं कि इंडियन कॉन्टेक्स्ट में ये बात करते हैं कि जो इंडियन कॉन्टेक्स्ट है या भारतीय शिक्षा के संदर्भ में या भारत के संदर्भ में जो बच्चे हैं जिनको आप गिफ्टेडनेस की कैटेगरी में रख सकते हैं, उनमें ये 3 क्वालिटी होना अनिवार्य है। पहला है, ये दूसरा है और ये तीसरा है, जो एक साथ एक किसी बच्चे में एक प्रॉपर किसी जो इंडिविजुअल है उसमें ये तीनों खूबियां होनी चाहिए, जिसमें हाई एबिलिटी है, हाई क्रिएटिविटी है और हाई कॉम्पिटेंसी हो, यानी उसमें उच्च योग्यता हो, उच्च क्रिएटिविटी हो, रचनात्मकता हो, कुछ नया करने का, कुछ मौलिक करने का उसमें क्षमता हो, और जिसमें हाई कॉम्पिटेंसी हो मतलब किसी काम को अगर शुरू करता है तो एग्जीक्यूट करने का या कार्य निर्वाह जो क्षमता है उसमें बहुत उच्च स्तर की होनी चाहिए। ये ओवरऑल तीनों अगर विशेषता है तो अकॉर्डिंग टू रेंजोली आप उसको गिफ्टेडनेस की इंडियन कॉन्टेक्स्ट में आप उसको गिफ्टेडनेस की श्रेणी में आप उसको रख सकते हैं। इंटेलिजेंस की ओवरऑल जो कहानी है वो यही है, छोटी सी जो आपके सामने आया है, जिसमें मुख्य रूप से है कि इंटेलिजेंस पे काम करने वाले, पहले इंटेलिजेंस टेस्ट पे काम करने वाले, मेंटल एज, आईक्यू का कॉन्सेप्ट, आईक्यू का फॉर्मूला, आईक्यू टेबल, एमपीसी और ये रेंजोली, इतना चीज हम लोग कर लिए हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। यही आज की ओवरऑल कहानी थी। आपको ये वीडियो कैसा लगा है आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अभी तक आपने अगर टीचर्स मंत्र चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो जब लेके आए तो आप तक पहुंच जाए। कल हम मिलते हैं एक नए सेशन में इंटेलिजेंस की थ्योरी लेकर के, यानी बुद्धि के कुछ सिद्धांत हैं उनके एक एक करके उस पर हम डिस्कशन करेंगे। तो मिलते हैं कल एक नए सेशन में
एक नए थ्योरी के साथ, एक नई ऊर्जा और एनर्जी के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें, निरंतर पढ़ाई करते रहे। सीटेट आपके सामने है, सर पे है, तो अपना पढ़ाई करते रहे और निरंतर अपना ध्यान रखें। मिलते हैं कल एक नए सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय और टेक केयर।